विवेचना में आज 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों के जुल्म सितम की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बादशाह अकबर की मौत से 5 साल पहले वर्ष 1600 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को हुई थी। उस समय उस कंपनी की कुल लागत थी 72,000 पाउंड। 1743 में 17 वर्षीय क्लाइव 15 महीने की यात्रा कर मद्रास पहुंचा था। इसी क्लाइव ने पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेजी राज की एक तरह से नींव डाली थी। मशहूर लेखक एम.जे. अकबर की नई किताब आई है दुलाली साहब एंड द ब्लैक जमींदार, रेसिज्म एंड रिवेंज इन ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उन्होंने लगभग 200 साल चले अंग्रेजी राज के जुल्म सितम की कहानी बयान की है। मैंने एम.जे. अकबर से सबसे पहले पूछा कि ये दुलाली साहब और काले जमींदार हैं कौन? दुलाली साहब क्या थे? ये निकलता है लफ्ज़ देवलाली से। देवलाली एक शहर है, एक जगह है बम्बई के पास। अब देवलाली एक छोटा सा एक जगह था जहाँ पे अंग्रेज़ ने एक कैंटोनमेंट बनाया। उस कैंटोनमेंट का खास जो मकसद था वो ये था कि जब अंग्रेज़ की आर्मी जो थी, ब्रिटिश आर्मी जो थी, वो जब उनके ट्रूपर्स उनको जब 10 साल के बाद 8 साल के बाद जब मौका मिलता था वापस घर जाने का, उस ज़माने में उनको पहले उस कंटोनमेंट में रखते थे और वहाँ जब इकट्ठा हो जाने के बाद उनको जहाज़ में बॉम्बे से निकल जाते थे इंग्लैंड के लिए। तो ये पहुँच के देवलाली में जैसे उनके बच्चे पहुँचे वहाँ पे तो उनको एक छुट्टी का माहौल शुरू हो जाता था। तो सवेरे से शराब पीना शुरू कर देते थे और दोपहर तक ज़रा सा मस्त हो जाते थे। तो ये जो मस्त हो जाते थे तो कहते थे ये दुलाली साहब बन गए। लेकिन ये दुलाली साहब की एक कहानी के अंदर एक कुछ दर्द भी है। दर्द उनका नहीं है जो जा रहे थे। वो जब 10-15 साल के बाद वापस जा रहे थे तो जहाज़ जब निकलता था तो एक बहुत मतलब पेथोस भरा, दर्द भरा एक वाक़या है कि वहाँ पर कुछ इंडियंस उन्हें कर्स करते थे, तो चले गए साहब लेकिन इस पानी में आपका जहाज़ डूब जाए। तो ये कौन थे? ये वो होते थे जिनकी बेटियों के साथ ये रिश्ता रखते थे जब यहाँ थे, लेकिन कभी इन्होंने हिंदुस्तानी बेटियों के साथ जो इनके गर्लफ्रेंड्स होती थी शादी नहीं की। ब्लैक ज़मींदार वो थे जिन्होंने ये इनके एजेंट होते थे। जब अंग्रेज़ ट्रेडिंग करता था तो उसको एक इंडियन चाहिए थी, बात कैसे करेगा, और ये एजेंट एक कमीशन पे चलते थे। तो इन्होंने इनकी जब हुकूमत बनी तो ये जो क्लास था जिसको गोमोस्टो कहते थे बंगला में, ये क्लास उनका कॉम्प्राडोर क्लास बन गया। भारत में पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान सूखे ही पड़ते रहे। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 1770 से 1915 तक भारत ने कुल मिलाकर 22 बड़े सूखे झेले। वर्ष 1769 में बंगाल में मॉनसून से बहुत कम बारिश हुई। सूखे ने पूरे इलाके में ऐसा कहर बरपाया कि करीब करीब 1/3 से लेकर आधी आबादी सूखे में मारी गई। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि लोग अपने बच्चों को बेचने लगे। कुछ इलाकों में तो लोग मर गए लोगों का मांस खाने लगे। ऐसी हालत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि लगान को 10% और बढ़ा दिया। जॉन कीए ने अपनी किताब द ऑनरेबल कंपनी अ हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लिखा, पूरे 1770 के दौरान लोग मरते चले गए। लोगों ने अपने मवेशी और खेती के औजार बेच दिए। वो बोए जाने वाले बीज तक खा गए। उन्होंने अपने बेटों और बेटियों तक को
बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें भी खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। वो पेड़ों के पत्ते और घास खाकर अपनी भूख मिटा रहे थे। तमाम सड़कों पर मृत या मर रहे लोगों का अंबार लग गया। बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने 3 नवंबर 1772 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लिखे पत्र में रिपोर्ट दी थी। पूरे राज्य की 1/3 आबादी के मर जाने और परिणाम स्वरूप खेती कम हो जाने के बावजूद 1771 का राजस्व 1768 के राजस्व से भी अधिक प्राप्त हुआ है। इस तरह की आपदा को देखते हुए इस बात की उम्मीद करना स्वाभाविक था कि राजस्व में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राजस्व जमा करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए गए। हेस्टिंग्स बिना किसी संकोच के ये स्वीकार करते हैं कि मृत या मरते हुए लोगों से राजस्व वसूल करने के लिए हिंसा तक का सहारा लिया गया। वर्ष 1772-73 में हाउस ऑफ कॉमन्स की सेलेक्ट कमेटी ने अनुमान लगाया था कि क्लाइव और उसके साथियों ने 1757 से 1765 के बीच बंगाल के कठपुतली नवाबों से 2 लाख पाउंड ऐंठे थे। क्लाइव जब भारत से गया तो उसके पास 1,80,000 पाउंड थे। उसके पास एक जागीर भी थी जिससे 27,000 पाउंड की वार्षिक आय होती थी। क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रभुसत्ता संपन्न ताकत बना दिया था जो 2 करोड़ लोगों पर राज कर रही थी। उसके पास 50,000 सैनिकों की सेना थी और उसे 5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच सालाना राजस्व मिल रहा था। 1720 से 1726 के बीच कलकत्ता के डिप्टी कलेक्टर रहे गोविंद राम मित्रा को अंग्रेजों ने पहला काला जमींदार नियुक्त किया था। वो राजस्व वसूलने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करता था। बंगाली भाषा में गोविंदो रामेर छोड़ी शक्ति का प्रतीक बन गया। कलकत्ता में बहुत मशहूर था गोविंद रामेर छोड़ी, यानी गोविंद राम की छड़ी। क्यों कि इस छड़ी से वो लोगों को पीटते थे और उन्होंने फिर अपना एक गुंडों का पलटन बनाया और उन गुंडों का पलटन के 3 रैंक रखे, नायब, पायक, और उसी 3 रैंक में जब कलकत्ता पुलिस बाद में बनी तो वही 3 रैंक पुलिस के अंदर भी रखी गई। 1742 में फाइनली एक गवर्नर आए अंग्रेज़ के, जॉन जेफनाया, तो उन्होंने पहली बार कोई इनसे अकाउंट्स मांगे गोविंद राम से। तो गोविंद राम बोला अकाउंट्स ये क्या होता है? तो उन्होंने कोई नहीं बताओ तो उन्होंने कहा नहीं, कोई 1739 में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, उसमें सब उड़ गए। तो बोले उसके बाद वो सफ़ेद चींटी है वो सब खा गई। अंग्रेजी शासन में भ्रष्टाचार का आलम ये था कि महाराजा नंद कुमार ने 11 मार्च 1775 को गवर्निंग काउंसिल को पत्र लिखकर वॉरेन हेस्टिंग्स पर कुछ नियुक्तियां करने के लिए उनसे और मीर जाफर की विधवा से 45,000 पाउंड रिश्वत लेने का आरोप लगाया। 19 अप्रैल को सरकार ने नंद कुमार पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया और 6 मई को उन्हें दस्तावेजों में हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हेनरी बस्टीड अपनी किताब इकोज फ्रॉम ओल्ड कैलकाटा रेमिनिसेंसेस ऑफ द डेज ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स में लिखते हैं, महाराज नंद कुमार को अंग्रेज जूरी ने दोषी पाया। जज एलिजा इम्पी ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। 7 अगस्त 1775 को जब नंद कुमार को फोर्ट विलियम के पास सुबह 8 बजे फांसी दी गई तो पूरा कलकत्ता वहां इकट्ठा होकर शोक में विलाप करने लगा। हेस्टिंग्स ने इसका बदला चुकाते हुए इम्पी के एक साथी को एक पुल की मरम्मत करने के लिए 4,20,000 रुपए का ठेका दिया, जबकि पिछले साल इसी काम के लिए 25,000 रुपए का ठेका दिया गया था। तभी से कलकत्ता वासियों ने जस्टिस सर एलिजा इम्पी को जस्टिस पुलबंदी कहना शुरू कर दिया था।
नए नए रईस बने अंग्रेज भारतीय नवाबों की नकल करते हुए अपने यहाँ नौकरों की एक बड़ी फौज रखते थे। 1757 में प्लासी, 2 साल के अंदर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर कि देयर शैल बी नो इंक्रीज इन द पे, यानी तनख्वाह में चाहे जो भी हो तनख्वाह बढ़ेगी नहीं। अगर कोई बढ़ाया तो फिर कंपनी की सिक्योरिटी हम वापस ले लेंगे, आपको नहीं सिक्योर रखेंगे। ये अंग्रेज़ों पे हिदायत है हुकूमत की। और 125 साल तक किसी भी नौकर को तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, तनख्वाह बढ़ाए नहीं 125 साल। और उसके बाद भी जब बढ़ा तो बहुत कम बढ़ा, याद है मेरे। तो ये जो नौकरशाही जो थी, ये ऐसा नहीं था कि अपने पॉकेट से पैसा देता था, ये भी जुल्म था, बहुत बड़ा जुल्म था। 1770 के दशक में एक अंग्रेज साहब की दिनचर्या का वर्णन करते हुए विलियम मैकिन्टोश लिखते हैं, करीब 7 बजे सुबह उनका दरबान गेट और वरांडा खोलता है और फिर चपरासियों, हरकारों, चौबदारों, हुक्का बरदारों और खानसामों की आवाजाही शुरू हो जाती है। ठीक 8 बजे जमादार उनके कमरे में दाखिल होता है। जैसे ही साहब अपनी पलंग छोड़ता है, उसको सिर झुकाकर 3 बार सलाम करने वालों की लाइन लग जाती है। आधे घंटे बाद नौकर चाकर ही उसे साफ कमीज, ब्रीचेस और स्टॉकिंग पहनाते हैं। थोड़ी देर में नाई आ जाता है जो उसकी हजामत बनाता है, नाखून काटता है और कान साफ करता है। जब साहब नाश्ते की मेज़ पर अपनी वेस्टकोट पहने पहुंचते हैं तो खानसामा उनके प्याले में चाय डालता है और उन्हें टोस्ट सर्व करता है। रात को साहब जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो उनका मनोरंजन करने के लिए एक महिला वहाँ भेजी जाती है जो रात भर उनके साथ रहती है। मशहूर इतिहासकार प्राण नेविल ने भी अपनी किताब साहिब सिंधिया विग्नेट्स फ्रॉम द राज में लिखा है, 1840 में विलियम टेलर ने एक चित्र बनाया था जिसमें एक ब्रिटिश साहब को अपने टॉयलेट सीट पर बैठे दिखाया गया था। एक नाई सीट के पीछे खड़े होकर उनके बाल बना रहा है। एक दाढ़ी वाला खानसामा हाथ में चाय की प्याली लिए खड़ा है। एक दूसरा नौकर उन्हें आईना दिखा रहा है और एक आदमी जमीन पर उकरू बैठकर उनका बायां पैर दबा रहा है, जबकि एक दूसरा नौकर उन्हें हाथों से पंखा कर रहा है। वर्ष 1857 में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई असफल हो गई तो अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों से इसका क्रूर बदला लिया। बदले का उद्देश्य था कि इसे भारतीय कई पीढ़ियों तक याद रखें। जो जुल्म इन्होंने 1857 दिल्ली में जो मैसेकर्स इन्होंने किए, कानपुर में मैसेकर्स इन्होंने किए, 1.5 साल तक ऑफिशियल इजाज़त थी हर अंग्रेज़ को कि तुम जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। तो ऑड हैंगिंग, किलिंग। एक हिस्टोरियन थे जॉन की करके, जिन्होंने 1870s में हिस्ट्री लिखी और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ मैसेकर्स हुए बल्कि उल्टा इंडियंस के खिलाफ इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने ये की। टाइम्स अखबार के युद्ध संवाददाता सर विलियम रसल ने अपनी 23 फरवरी 1859 की डायरी में लिखा, लोगों को बिना किसी भेदभाव के जान से मारा गया। 2 दिनों के अंदर सड़क के किनारे ही 42 लोगों को फांसी दे दी गई। गांव के गांव बिना किसी कारण के जला दिए गए। मार्टिन मॉन्टगोमरी ने टाइम्स के 19 नवंबर 1959 के अंक में अपने अनुभव बताए। मैंने 14 औरतों की लाशें देखने के बाद दिल्ली की सड़कों पर चलना छोड़ दिया। उनके अपने पतियों ने ही इस डर से उनके गले काट डाले थे कि कहीं वो अंग्रेज सैनिकों के हाथ न पड़ जाएं। आला अंग्रेज अधिकारियों ने 2 नस्लों के बीच
यौन संबंधों को कभी प्रोत्साहित नहीं किया। जब राजा एडवर्ड सप्तम ने इच्छा प्रकट की कि उनके कोरोनेशन में भाग लेने के लिए भारतीय सैनिकों का एक दस्ता इंग्लैंड भेजा जाए, तो भारत के उस समय के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने इसको पसंद नहीं किया। 11 नवंबर 1901 को लंदन भेजे पत्र में उन्होंने चिंता प्रकट की कि हो सकता है कि मध्यवर्गीय या उच्च वर्गीय अंग्रेज महिलाएं उन भारतीय सैनिकों के गठीले डील डॉल और रंग बिरंगी वर्दियों से प्रभावित होकर अपने आप को उन्हें सौंप दें। उनके ही शासनकाल में जब अंग्रेज बारमेट्स को कलकत्ता के एक होटल में लाने का प्रस्ताव दिया गया, तो उन्होंने इस आधार पर इसे मंजूरी नहीं दी कि इससे अंतर नस्लीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। जब हुकूमत हो गई उनकी, फिर जो है रेसिज्म का बहुत जगह आ गया। फिर तो अंग्रेज़ जो है कहने लगा कि ये इन्फीरियर है, इसके साथ हम किसी किस्म का रिश्ता नहीं रख सकते। इन्होंने अपने बच्चों को कभी एक्नॉलेज नहीं किया, कभी नहीं। इनफैक्ट जो कहानी है एंग्लो इंडियंस की, उससे ज़्यादा दर्दनाक कहानी मैं समझता हूँ बहुत ही कम है। 1791 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सारे एंग्लो इंडियंस के ऊपर बैन लगा दिया। इंडियंस के ऊपर बैन नहीं था। 1795 में डॉक्ट्रिन आया कि ओनली द प्योर कैन जॉइन द आर्मी, यानी प्योर नस्ल, ये सिर्फ जो या तो आप प्योर इंडियन हैं तब आपको देंगे, या आप प्योर अंग्रेज हैं तब आपको रखेंगे। इंडियन को नीचे रखेंगे, अंग्रेज को ऊपर रखेंगे। लॉर्ड वेलेंशिया करके एक कमीशन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा और उसने रेकमेंड किया, उसने कहा कि ये मिक्स्ड जीन्स के जो लोग होते हैं, दे इनहेरिट द वर्स्ट ऑफ बोथ जीन्स। तो एंग्लो इंडियंस आर द प्रोडक्ट ऑफ द वर्स्ट ऑफ बोथ, नॉट द बेस्ट ऑफ बोथ। ये एक विडंबना थी कि अंग्रेज इन एंग्लो इंडियंस का अपने मित्र के रूप में तो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं दिया। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी थे। कुछ अंग्रेज़ों ने इन संबंधों को अपनी वसीयत में वैधता प्रदान की। वर्ष 1817 में मेजर चार्ल्स हे इलियट अपनी 3 नाजायज़ बेटियों और एक बिना पैदा हुए बच्चे के लिए 35,000 पाउंड छोड़ कर गए। कैप्टन जेम्स निकलसन ने अपनी जायदाद अपने 10 बच्चों में बराबर बांटी। इनमें से 2 बच्चे उनकी ब्रिटिश पत्नी से थे और 8 एक दूसरी भारतीय महिला से। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।